अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आ जाएं अपने अब नई एक्सरसाइज पे। आपके यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 18.7 वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जितना भी काम आप पीछे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में वही दोबारा रिपीट हो रहा है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपने इससे पहले ना सीखी हो, सीखा हुआ सब है। बस क्योंकि सवाल पूछने का तरीका डिफरेंट है तो एक्सरसाइज एक नई बना के दे दी। तो यहाँ पर 18.7 में इससे पहले जो आपने 18.2 और 18.5 ये दो एक्सरसाइजेस की हैं, सेम वही काम यहाँ पर भी है। कोई डिफरेंट नहीं है, सारा पैटर्न सारा मेथड वही सेम रिपीट हो रहा है, सिर्फ सवाल डिफरेंट है। तो सवाल पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। एक आपके पास तार है, वायर है, उसके अंदर जो करंट करंट को यहाँ पर मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये सिंबल्स आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। तो करंट आई सवाल ने भी वैसे बताया हुआ है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस और ये पोटेंशियल यानी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। ये आपने ओम्स लॉ अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो वहां पर सीखा था। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दायरे ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं उसके लिए आपने पहले बताना है कि कौन सी चीज क्या है। सवाल ने आपको वैसे नहीं बताया लेकिन आगे सिंबल्स यूज किए हुए हैं। आगे का है इफ आई इज इक्वल टू 6। अब मुझे कैसे पता होगा आई का मतलब करंट है, यह आपने फिजिक्स में सीख रखा है। तो बहरहाल आपको अगर नहीं भी पता तो सवाल में जब आप सोल्यूशन करेंगे तो बताएंगे इसका मतलब क्या है। तो आई 6 एम्पेयर, एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस 5 ओम्स है आर। जब ये वैल्यूज गिवन है आप यहाँ से के यानी कांस्टेंट निकाल लेंगे। आपको फाइंड करना है करंट आई व्हेन वोल्टेज इज 180 वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इज 8 ओम। ये आपके पास डाटा गिवन है सवाल में। सवाल ने सारी चीजें आपको बता दी, सारा डाटा ए टू जेड सब क्लियरली आपको यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर करंट आई से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉपर सोल्यूशन क्या निकालेंगे बताएंगे। सिंस आई से रिप्रेजेंट हम करंट को कर रहे हैं, वी से रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस और आर से रिप्रेजेंट हम रेजिस्टेंस को करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये आपके पास वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस एक डायरेक्टली और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिस्पेक्टिवली। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के, और इस तरीके से ये आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी इक्वेशन 1। अब यहाँ पर जो डाटा के मुताबिक चीजें गिवन है दैट इज करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो सबको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो आपके पास आई की जगह 6 आ जाएगा, वी और आर की जगह उनकी अपनी वैल्यूज आएंगी। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपका दिमाग इतना काबिल है कि खुद दिमाग से कर सकते हैं तो दिमाग से कर लें, आंसर 44 आएगा। और अगर नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। एनीवेज यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू 44 यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर पे इसके डिवाइड कर दें। 6/44 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करें 3/22, ये वैल्यू आ गई के की। अब के की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आपकी चेंज हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 3/22 टाइम्स वी अपॉन आर। इसको आप इक्वेशन 2 कहते हैं। ये सारा मेथड जो अभी यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीछे दो एक्सरसाइज इस तरह की करवा चुका हूँ। ऑल दो ये एक्सरसाइज मुझे करवानी नहीं चाहिए लेकिन करवानी पड़ रही है क्योंकि एक एक्सरसाइज है पूरी। तो बहरहाल ये सारा काम आपने करना है। अब यहाँ जो आपको वैल्यूज गिवन थी उस पर आपको करंट की वैल्यू बतानी है। तो पुट करेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू इन इक्वेशन 2 जो आपकी गिवन है, ताकि उस पर करंट क्या है वो पता चल जाए। तो वी और आर की जगह ये वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास 135/44 आंसर आएगा। एंड में क्योंकि हम इसको आंसर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में भी बतानी है। इस तरह भी आंसर देंगे और पॉइंट में भी देंगे। पॉइंट में आपके पास ये जो आंसर आ रहा है डेसिमल में 3.068 एम्पेयर, एम्पेयर को शॉर्ट फॉर्म में एएमपी भी लिखते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि इस वैल्यूज पे वोल्टेज जब 180 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस 5 ओम्स है, करंट की वैल्यू 3 ऑलमोस्ट 3 एम्पेयर होगी। तो 3 बोलें, 3.1 बोलें, अप्रोक्सीमेट करके बोल दें।
बहरहाल आपको यहाँ पर रिजल्ट अगर दिल चाहता है लिख दें, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। अब ये जितने भी सवालात इसमें अभी तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिजिक्स में ज्यादातर आपने इस तरह के सवालात सिंप्लीफाई किए हैं, तो फिजिक्स के ही समझे के सवालात हैं। और ऐसा हो सकता है अगर करना चाहे कोई एग्जामिनर तो यही एक्सरसाइज आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल के तौर पे उठा के दे सकते हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि मैथ के ये सिलेबस है, मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ में तो ये आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 7 बेसिक यूनिट में से एक यूनिट है, इज मेजर्ड इन फुट कैंडल, यूनिट उसकी बता दी। वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी डी स्क्वायर, फ्रॉम द लाइट सोर्स, जाहिर लाइट सोर्स जहां से लाइट जल रही है उसके और जहां पर आपकी इंटेंसिटी मेजर हो रही है उसके दरमियान के डिस्टेंस को आप कह रहे हैं। और आगे लिखा है सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.08 फुट कैंडल, वो जो लाइट सोर्स है लेट सपोज वो बल्ब की आपकी रोशनी है, तो वहां पर उसकी इंटेंसिटी आपने मेजर की, उसकी वैल्यू आई 0.08 एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। आप 3 मीटर के फासले पे थे, 3 मीटर ऑलमोस्ट 9 से 10 फीट के दरमियान होता है। आपसे आगे क्या है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर, 3 मीटर पे तो आपको बता दी क्या वैल्यू होगी। अब बताएं 8 मीटर दूर आप खड़े हैं तो उस वक्त इंटेंसिटी क्या होगी। उसका सिंपल सा तरीका होता है कि आपने जिस तरह अभी काम किया वैसे ये भी होगा। अब यहाँ पर डाटा गिवन है, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हैं, एक इंटेंसिटी और दूसरा डिस्टेंस, तो पहले आप सपोज कर लें, लेट कर लें कि आई से रिप्रेजेंट करेंगे आप अपनी इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यूनिट साथ साथ बताएं कि फुट कैंडल्स हैं। देन आपका जो डिस्टेंस है डी से रिप्रेजेंट होगा डिस्टेंस, तो डी यानी डिस्टेंस और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर को आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट है। तो बहरहाल आपने बता दिया इंटेंसिटी को आई से, डिस्टेंस को डी से आप रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये आपको वैल्यू बताइए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि आपने पहले से बता दिया कि ये आपकी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी जाएगी, वरना अगर आपको थोड़े से लेट सपोज कंफ्यूजन हो जाती है करंट और इसमें, तो आप इंटेंसिटी को इस तरीके से आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस आई की जगह ये वाला आई बना दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, लाजमी नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पहले से बता दिया तो अब आप अपने इस आई को इंटेंसिटी ही अज्यूम करेंगे। अब ये करंट नहीं होगा, ऑल दो वहां पर ये करंट हमने लेट किया था। तो आपकी मर्जी है, मैं तो इसी तरीके से करवाऊंगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अगर किसी के नहीं क्लियर तो दोनों में आई डिफरेंट आप रिप्रेजेंट कर दें। तो बहरहाल आपके जो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है उसके मुताबिक आई क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा इसकी जगह के। अब के अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में जो आपको गिवन डाटा है वो पुट कर दें। आई कितना है, इंटेंसिटी 0.08, कितने पे, 3 मीटर पे, वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन 1 में 0.08 इज इक्वल टू के अपॉन 3 का स्क्वायर 9। पॉइंट को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अभी हमें यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर सारा काम करना है, मैंने जब ये आपको इस तरह की कोशिश करवाए थे तो उस वक्त कहा था कि हम आखिर में कैलकुलेटर उठाएंगे, बीच में नहीं उठाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, पॉइंट हटाएंगे, जितने आगे डिजिट्स हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं, उतने नीचे जीरो लग जाएंगे। तो ये चीज 8/100 लिखी जाती है, ये बचपन में सीखा हुआ है। इज इक्वल टू के अपॉन 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 उधर बेस के मल्टीप्लाई, 9 उधर बेस के मल्टीप्लाई करें तो 9 वहां पर जाके 8 × 9/100, 4 के टेबल से 8 और 100 सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 18/25 फाइनल वैल्यू आएगी। ये सारा काम आप दिमाग से कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को दिमाग में इतनी सलाहियत नहीं दी है तो वो अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। परेशान नहीं होना है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर चला लें, हाथ उंगलियां तो चल रही है ना, तो उसका इस्तेमाल करें। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में वापस, तो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो आपके के की जगह 18/25, तो आपकी आई विल बी इक्वल टू 18/25 टाइम्स डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये जो इक्वेशन 2 आई है इसको आपने जाहिर है इसको इस्तेमाल करते हुए वैल्यू बतानी है इंटेंसिटी की, कब, जब डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, 8 मीटर्स कर दिया,
वैसे ही आपको मैं यहाँ पर रफली समझा रहा हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अब फिजिक्स की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, एक वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस में बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। आंसर आपके पास ये आ रहा है, और जो वैल्यू आपको पहले गिवन थी वो ये थी। तो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है कि आपके पास इंटेंसिटी पहले ज्यादा थी, अब कम हो रही है। तो एक वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरी वैल्यू कम होती है, वो यहाँ पर प्रूव भी हो रहा है। वापस आ जाए, आपने वैल्यू पुट की डिस्टेंस की 8 मीटर्स इन इक्वेशन 2। तो आगे सिंप्लीफाई बेसिक सा काम है, वो मैं नहीं समझा रहा। स्क्वायर ओपन होगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई होगा। बहरहाल सारा यहाँ पर स्टेप किया हुआ है। एंड में फाइनल आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी का इन द गिवन यूनिट ऑफ फुट कैंडल। तो यहाँ पर आपके 0.01125 वैल्यू आ रही है, जो आपको रिक्वायर्ड, जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू। तो बहरहाल एट 8 मीटर्स आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को वैसे मैं होमवर्क के लिए समझा रहा हूँ, अब इसको आप होमवर्क क्वेश्चन समझे, लेकिन ये आपके पास लाजमी नहीं है कि करके आए, मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे करवा ही दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें इसको करने की। सवाल समझा रहा हूँ। स्ट्रेंथ आपके ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम गिवन है। एक रेक्टेंगुलर बीम आपके घर में जो बीम होती है, तो आप अगर कहीं छत डाल रहे होते हैं, कभी बनते हुए देखा हो, तो जब छत डाल रहे होते हैं तो कॉलम्स खड़े किए जाते हैं, और उन कॉलम्स के दरमियान बीम डिजाइन करके खड़ी की जाती है, और उस पे फिर छत आप डाल सकते हैं। अगर आपने कॉलम्स और बीम्स नहीं डिजाइन किए तो आप नई छत नहीं डाल सकते। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रेक्टेंगुलर बीम आपकी होती है। तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। तो उसकी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी गहराई डेप्थ कितनी है, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्रेथ आपका सिंपल है और जो आपकी डेप्थ है वो स्क्वायर है। इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप, तो आपकी वाइड का मतलब आपकी यहाँ पर ब्रेथ की बात हो रही है, और डीप का मतलब डेप्थ की बात हो रही है। विल सपोर्ट 1200 पाउंड्स, तो जो स्ट्रेंथ है वो 1200 पाउंड्स फोर्स की बात हो रही है। वॉट वेट अ बीम ऑफ, पाउंड का मतलब यहाँ पर वेट ही है, वेट फोर्स कह लें। बहरहाल वॉट वेट ऑफ अ बीम 12 सेंटीमीटर आपकी वाइड हो और 9 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ हो, विल सपोर्ट, तो कितना वेट वो सपोर्ट करेगी। तो इसका जो आपका सिंपल सा बनेगा, मैं यहाँ पर इधर जगह खाली इधर बना देता हूँ। तो आपके यहाँ पर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ और स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी करवाया हुआ है, सेम उसी तरीके से सारा काम होगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, के का आंसर बताया तो आंसर भी साथ साथ बताया तो, अगर आप ये कर लेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही नहीं करवाऊंगा। तो के की वैल्यू आपके सिंप्लीफाई करने पर आएगी 25/27। अब ये कैलकुलेटर से आप जब करेंगे, कोई दिमाग नहीं इस्तेमाल करता, तो वो वैल्यू अपनी पॉइंट में निकाल ले इसकी। तो 25/27 के की वैल्यू आएगी, और उसके बाद जब आप गिवन कंडीशन पे सारा कुछ पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास 900 पाउंड आएगा। तो 900 आपका वेट इसके यानी कि स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो बहरहाल ये आपके आंसर साथ साथ मैंने बता दी क्वेश्चन नंबर 3 के। अब इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 सवाल आपके फिर रह जाएंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बहरहाल फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बेटा आ जाए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैंने समझा दिया था, तो आप लोगों ने उस लिहाज से कर लिया है। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है लेबर कॉस्ट पहले से बता दिया सी है, तो यहाँ पर आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स। वेरीज जॉइंटली का मतलब एक वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी साथ में ही चेंज करनी पड़ेगी। तो दोनों एक साथ ही हैं जॉइंटली, और इसमें ये भी कह सकते हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज जिसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 days इज 9,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल आपने घर बनवा रहे हैं या कहीं पे घर बनता हुआ देख रहे हैं, तो आपको वहां पर देखेंगे लेबर बहुत सारी इकट्ठे होकर काम कर रही होती है। तो वहां पर जो लेबर की कॉस्ट होती है वो डेली बेसिस पे उनको पे करना पड़ता है। लेकिन ठेकेदार को जब आप देते हैं तो आपसे कहते हैं कि हम इतने दिन में कर देंगे, तो लमसम अमाउंट इतना हमारा बन जाएगा। फिर वो आगे लेबर को कितना पैसे देता है वो एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पर 15 दिन का इकट्ठा हमने तय कर लिया
कि 100 लोग काम करेंगे, 15 दिन तक काम करेंगे, जो भी आपका काम है 15 दिन में हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट आई आपकी 9,000 रुपये। बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, क्योंकि अब तो इतना सस्ता कोई काम नहीं करता। 100 लोग मिलके अगर काम करेंगे तो एक बंदा कम से कम भी पर डे 1,000 रुपये लेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 1,000 × 100 1,00,000 रुपए एक दिन के 100 लोगों के लग जाएंगे। तो बहुत सस्ते यहाँ पर काम करवा रहे हैं हम। तो लेट सपोज 100 लोग हैं, 15 दिन के लिए काम कर रहे हैं, 9,000 रुपये तय हो गया। अब आगे कहा है देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स। अब एक और घर बनाना है और एक ही फ्लोर लेट सपोज डालना है। तो अब आपके 300 लोग लगेंगे, क्योंकि जाहिर है जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। एक इंसान पहले एक काम खत्म करेगा, फिर दूसरा शुरू करेगा। ज्यादा लोग होंगे साइमल्टेनियसली अपने अपने काम करते रहेंगे। 300 लोग कर लें, 300 वर्कर्स कर लें, और दिन आपके पास 20 डेज हैं। तो जो प्रोजेक्ट है वो 20 दिन में कंप्लीट करना है, 300 लोग आपको मिल जाएंगे। तो अब बताएं कि आपके पास कितने पैसे देने पड़ेंगे, लेबर कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन है वो सारी चीजें आपने जिस तरह पिछले सवाल में किया उस तरीके से, वो बस फर्क ये है यहाँ पर आप लेट करते थे, अब इस क्वेश्चन में लेट नहीं करना, डायरेक्ट कहना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लेबर कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल वेरीज ऑन द प्रोपोर्शनल टू आपके यहाँ पर एन, यानी वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, और डेज, नंबर ऑफ डेज, तो एन इंटू डी। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के। ये आपकी इक्वेशन वन बन गई। अब मेथड सारा सेम है, वैल्यूज पुट कर दें, सी, एन और डी ये आपको गिवन है। तो उस पर आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 100 × 15, 1500 हो गया, 9,000 डिवाइड बाई 1500 उधर जाके डिवाइड होगा। तो के की वैल्यू आ गई 6। तो अब मेरे पास कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, चाहे कुछ भी आप चेंज कर लें कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर के की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन वन में, तो अब इक्वेशन वन चेंज हो गई 6 टाइम्स एन इंटू डी, और ये आपकी इक्वेशन टू हो गई। अब इस इक्वेशन टू में जो आपके वैल्यू है चेंज करके वो पुट कर दें, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दें 300 कर दें, और नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा दिए। तो आपके पास डेज बढ़ाए हैं 20, और ये 300 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आपका आ गया 36,000। यानी आपके अगर 100 लोग 15 दिन के लिए काम कर रहे थे तो 9,000 में आपके ठेकेदार ने मामला तय कर लिए थे। अब आपके यहाँ पर 300 लोग इकट्ठे किए हैं तो आपके 20 दिन के लिए, तो आपके यहाँ पर 36,000, 36,000 रुपए में आपका मामला तय हो गया। काश ये जमाना हमारा अभी आ जाए दोबारा, तो हम इतने सस्ते में नए नए घर बनवाना शुरू कर दें। तो ये डाटा आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ऐसा अभी हकीकत में होता है, ये आपको अगर अब इस करंट दौर में भी वैल्यू चेंज करनी हो मेथड यही रहेगा। मेथड आपके चेंज नहीं हो रहे, इस पूरी एक्सरसाइज में जितना भी आपने काम किया है मेथड सेम है, वैल्यूज आगे पीछे होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, छोटा सा है, ये सारी कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। किताब के आंसर्स आपके मैच नहीं होंगे तो किताब वाले आंसर को छोड़ दें, अपने मेथड के ऊपर फोकस करें। तो मेथड अगर ठीक है, आंसर कुछ भी आ रहा हो, आंसर करेक्ट ही आ रहा है, जबरदस्ती किताब वाले आंसर को लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाए फिफ्थ क्वेश्चन, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ कार, ऑफ अ न्यू कार, एक नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, 0 मीटर कार है, तो उस पर आपको सेल टैक्स देना पड़ता है। वो सेल टैक्स आपका डायरेक्टली वैरी कर रहा है एज द प्राइस ऑफ अ कार। जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी होगी उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जितनी सस्ती गाड़ी होगी उतना कम टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी मिसाल है, अभी भी करंटली देख लें, कोई नई गाड़ी अगर आप लेने जाते हैं जिसकी कीमत 60-70 लाख है, उसका टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, सेल टैक्स। और वहीं पे अगर 20-25 लाख की गाड़ी अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसका टैक्स उसके बनिस्बत कम होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो सेल टैक्स वो भी बढ़ेगा, आपके दूसरे कॉस्ट प्राइस कम हो रही है तो सेल टैक्स भी कम होगा। इफ अ न्यू कार इज परचेज, लेट सपोज एक इंसान ने जैसे नई गाड़ी खरीदी और उसका अमाउंट है 20 लाख रुपीज या 2 मिलियन रुपीज, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है, देन द सेल टैक्स इज 40,000। अगर एक नई गाड़ी ले रहे हैं, यूज नहीं ले रहे, किसी की चलाई भी नहीं है, नई नई अभी शोरूम से आपने बुक करवाई है, उसका अमाउंट है 2 मिलियन रुपीज यानी कि 20 लाख रुपीज, और उसमें जो सेल टैक्स बनेगा वो 40,000 बनेगा। अब आपका वहां पर मूड चेंज हो गया, आपको गाड़ी दूसरी अच्छी लग गई। हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ अ न्यू कार इज प्राइस एट 2.8 मिलियन यानी कि 28 लाख रुपीज। तो अब आपके पास यहाँ पर आपका शोरूम में गए, वहां पर
आपका दिमाग चेंज हो गया या कुछ भी आप कह रहे हैं कि पसंद नहीं आई या कोई भी एक्सरसाइज, आपने कहा कि ये गाड़ी की बजाय दूसरी गाड़ी में ले रहा हूँ, उसकी कीमत 8 लाख रुपए ज्यादा है। तो 20 लाख आपके जेब में थे या आपके बैंक में थे, आपने सोचा कि आप जाके 20 लाख की ले लेंगे, लेकिन आपको पसंद आ गई 28 लाख वाली गाड़ी। तो अब उस पे जाहिर है सेल टैक्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको वही पता करना है, उस वक्त आप खड़े हुए शोरूम में और आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही है कि टैक्स कितना ज्यादा देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कैलकुलेशन अब आपकी यहाँ पर सिखाई जा रही है। सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे, वेरिएबल्स बना लें। बड़ा सा इतना थोड़ी लिखेंगे हर बार सेल टैक्स और कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार, बार बार लिखने के बजाय हम उसको कह रहे हैं शॉर्ट में एस टी, सेल टैक्स, और कॉस्ट प्राइस सी पी। तो यहाँ पर आपने इसके एब्रिवेशन प्रॉपर असाइन कर दी। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेल टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि वेरीज डायरेक्टली टू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगाएंगे इज इक्वल टू लगा के। तो आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जो वैल्यूज हैं, सेल टैक्स 40,000 था किस पे, 2 मिलियन रुपीज पे आपके कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार। अब 2 मिलियन आपको समझ आता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज 20 लाख रुपीज। अब यहाँ पर आपके इस इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई अब आप खुद करेंगे, वहां पर आप देख के कर भी सकते हैं। तो आपके जितने जीरो हैं ऊपर नीचे आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट होंगे। 40 डिवाइड बाई 200, 200 तो खैर नहीं, 40 डिवाइड बाई 2000 या 4 डिवाइड बाई 200। तो आपके पास ये होता है 1/50। अगर आपका दिमाग नहीं ये कर सकता तो इतना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा जहन इस्तेमाल होता है वही लोग जहनी बीमार होते हैं, वही वही लोग जहनी मरीज बन जाते हैं और फिर हॉस्पिटल आपको रुजू करना पड़ता है। ज्यादा जहन इस्तेमाल नहीं करना है, जहनी बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने अगर ये दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू नहीं किया, कैलकुलेटर उठा लें, आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को आप पुट करेंगे वापस अपनी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आपके पास अब चेंज हो गई, सेल टैक्स की वैल्यू अब आएगी नई वैल्यू कॉस्ट प्राइस अपॉन 50, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब इक्वेशन 2 में जो आपको बाद में गाड़ी पसंद आई है उसको पुट कर दें। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी नई गाड़ी की वो 28 लाख रुपए थी। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, डिवाइड बाई 50 कर दें। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर ये एक जीरो इससे काट दें, और उसके बाद 5 से जब डिवाइड करेंगे, अब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ दिमाग से कैसे करना है। 5 इंटू 5 25 होता है। चले मैं साइड पे कर देता हूँ वरना ये आपका खराब हो जाएगा। 28, ये दो जीरो, और डिवाइड बाय 50, जीरो से जीरो कट गया। आपके पास 5, 28 काटना है तो 25 इंटू ये आपके 5 इंटू 5 25 होता है। 3 बचा तो ये जीरो इस्तेमाल होगा। 30, 5 6 टाइम्स 30, तो ये जीरो भी यूज हो गया। पीछे आपके पास 3 जीरो बचे, 1 2 3। ये दिमाग में कैलकुलेट करना होता है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको दिमाग में कैलकुलेट करना आता है वैल्यू को, अदरवाइज वरना आप इसके कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके भी आंसर निकालेंगे। 56,000 रुपीज आंसर आएगा। तो आपके यहाँ पर जो नई प्राइस होगी, वो नई प्राइस होगा नहीं, नया जो सेल टैक्स होगा नई गाड़ी पे, वो 56,000 रुपीज होगा। पहले आपकी गाड़ी सस्ती थी तो सेल टैक्स भी कम था, अब गाड़ी महंगी है थोड़ी सी तो सेल टैक्स भी उस लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा है। ये आपके सिंपल से क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज के। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आगे कोई इसमें फर्दर क्वेश्चन नहीं बाकी रहे। अब रिव्यू एक्सरसाइज मैंने आपको बोला हुआ है कि आप लोगों के जब पूरे ये किताब हो जाएगी तब हम रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यूज आप लोगों के जब पूरा सिलेबस में कवर करवा दूंगा तो थ्योरम की उनके भी हम एमसीक्यूज एंड में डिस्कस कर रहे होंगे। तो जितना भी काम आपको अब तक मैंने करवा दिया, ऑल्दो आपका सिलेबस यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 2 चैप्टर रह गए थ्योरम के अलावा, 22 और 29। 21 आपको ऑनलाइन में दे दूंगा, ऑनलाइन ही करना है, क्लास के अंदर मैं करवा दूंगा, लेकिन वो क्लास में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपकी ये जो आज क्लास है रिव्यू एक्सरसाइज से पहले, जब मैं उस पर आऊंगा तो उससे पहले अब आपकी क्लास लाइव रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर जितना भी काम मैंने आपको करवाया लाइव क्लास के अंदर रिकॉर्ड करके आपको दे भी दिया है। आपके पास अब तक चैप्टर 17, 18, 19, 20 और आप लोगों का 30, 21 मैंने आपको क्लास में पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, लेकिन मैं क्लास के लिहाज से नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, लेकिन पूरी एक्सरसाइज मैंने ऑनलाइन आपको दे दी है। तो आप लोगों के अब इसके बाद जो चैप्टर्स मैं क्लास में करवाऊंगा वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो आपके अलबत्ता मैं वक्त मिलेगा तो आगे रिकॉर्ड करके दे दूंगा अलग से, लेकिन क्लास के अंदर अब इसके बाद और फर्दर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक हम रिव्यू एक्सरसाइजेस पे नहीं आ जाते।
फिर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज एक ही साथ जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर मैं आपको एमसीक्यूज उसमें सिर्फ करवाऊंगा। फिर हम स्पेसिफिकली फोकस्ड होंगे एमसीक्यूज पे। फिर हम और दीगर चीजें नहीं पढ़ रहे होंगे, उसके जो क्वेश्चन है वो आपकी जिम्मेदारी है खुद से कवर करना। तो जितना भी काम आप लोगों का यहाँ तक मैंने करवाया इस चैप्टर का, उसके रिव्यू एक्सरसाइज एज असाइनमेंट आपको करनी होती है। तो असाइनमेंट में आपकी एग्जांपल्स हैं, आपकी एक्सरसाइज है, और आपके एक्सरसाइज वगैरह असाइनमेंट में नहीं आती, आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है। और अगर मैं कोई अलग से असाइनमेंट क्वेश्चन दूं तो वो भी आपका ऐड हो जाता है। तो बहरहाल आपके एग्जांपल्स किताब के और रिव्यू एक्सरसाइज, दो चीजें तो आपको खुद से करनी होती हैं, वो मैं नहीं करवाता। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज एंड में आपको कंप्लीट खुद करवा दूंगा, वो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 18। अब इसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर 21 करवाऊंगा, वो ज़ाहिर रिकॉर्ड नहीं कर रहा, लेकिन ये करवाने का लेट मकसद यही था कि अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपके मैंने दे दिए हैं, मुझे चैप्टर 22 पढ़ाने के लिए ये दोबारा कॉन्सेप्ट देने की जरूरत नहीं होगी। तो अब इसके बाद जब हम चैप्टर 22 पे आएंगे, तो डायरेक्ट आप लोगों का काम वहां से स्टार्ट होगा, मुझे ये दोबारा रिकॉल करवाना नहीं पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन